मैनचेस्टर टेस्ट मैच के पहले दिन इंडिया की टीम को 4 झटके लगे, लेकिन जो झटका आपको स्कोरबोर्ड में नहीं दिख रहा, इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका है वो है ऋषभ पंत के इंजर्ड होने का। अगर ऋषभ पंत इंजर्ड होकर बाहर नहीं गए होते और पूरा खेल के आए होते, जो स्कोर आपको 264 दिख रहा है, यही स्कोर 300 रन होता, कम से कम 300 रन होता। दूसरा, साई सुदर्शन के साथ उनकी जिस तरह की पार्टनरशिप बन रही थी, क्रिकेट में एक अनरिटन रूल है कि जब अच्छी पार्टनरशिप बन जाती है और उस वक्त पर अगर एक बैट्समैन किसी भी वजह से बाहर चला जाए, फिर दूसरे बैट्समैन के भी आउट होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट क्रिकेट में आपने ये बहुत बार ये चीज़ देखी है। वही हुआ, वो गए, साई सुदर्शन आउट हुए, इंडिया के कुछ रन भी कम बने, 300 भी पूरा नहीं हुआ और इंडिया ने एक एक्स्ट्रा विकेट भी गंवा दिया। ऋषभ पंत इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। पिछले मैच में भी आपने देखा था कि उनके रनआउट से मैच चेंज हो गया था। आज भी कुछ वैसा ही है, वो आउट भले ही नहीं हुए हैं, लेकिन उनके बाहर जाने से गेम में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि रिसेंटली इंडिया के लिए अगर कोई सबसे बड़ा मैच विनर रहा है वो ऋषभ पंत है। क्योंकि इस प्लेयर की खासियत क्या है कि बहुत इम्पैक्टफुल रन बनाते हैं, बहुत डिसाइसिव रन बनाते हैं और अंडर प्रेशर भी उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे रन बना रखे हैं। और जब से उनका प्रमोशन नंबर 5 पर हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस एक लेवल और ऊपर चली गई है। आज की डेट में अगर आप उनके नंबर 5 के ओवरऑल आंकड़े देखें तो 60 की एवरेज है। नंबर 5 के बल्लेबाज की 60 की एवरेज मायने रखती है। जनरली आप अगर लिस्ट देखें, जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं दुनिया के क्रिकेट में, जो 10,000 क्लब में आते हैं, उसमें से ज़्यादातर प्लेयर आपको टॉप 4 वाले मिलेंगे। आपको कोई प्लेयर ऐसा नहीं मिलेगा जो नंबर 5, नंबर 6 पर बल्लेबाजी करता हो। या एवरेजेस भी आप देखने जाएंगे तो नंबर 5 और नंबर 6 के प्लेयर्स की एवरेजेस भी आपको इस तरह की नहीं मिलेंगी। ओवरऑल एवरेज भी आपने ऋषभ पंत की देखी है कि 44 के आसपास की एवरेज है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रन इंडिया के लिए, स्पेशली जब से नंबर 5 कंटिन्यूअस खेलना शुरू किया है गौतम गंभीर के आने के बाद, और इसका क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता है कि उन्होंने ऋषभ पंत को नंबर 5 पर बल्लेबाजी कराई और उसके बाद ऋषभ पंत एक अलग तरह के बैट्समैन के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। और इंडियन बैटिंग लाइनअप में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कोई है तो ऋषभ पंत है। वो प्लेयर बाहर जा चुका है, जिसमें 2 बातें आपको पूरे पक्के तौर पर पता है कि आके अब वो विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ की रनिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह की इंजरी है, आप सबने देखा है, जो स्वेलिंग थी, जो कट भी लगा हुआ है, ये बड़ा रेयर चीज़ है कि यार गेंद इस तरह से लगती है तो कट लगना बहुत रेयर है कि इस तरह से कट लग जाए, आपको गेंद आके लगे, स्वेलिंग आना, फ्रैक्चर होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बट कट लगा। बैटिंग आके कितनी किस तरह से कर पाएंगे ये तो आगे की बात है, और हो सकता है कि उनका बाहर जाना इस टेस्ट मैच का टर्निंग पॉइंट बन जाए। लेकिन फिर भी आप होप करेंगे कि ऋषभ पंत वापस आएं और इंडिया के लिए कल के दिन पर बल्लेबाजी करें, क्योंकि अभी इंडिया को यहां से कम 200 रन और ऐड करने होंगे। इससे कम में काम नहीं चलेगा। ये विकेट आगे चल के अप एंड डाउन जरूर करेगा। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी उतनी आसान नहीं होगी। ये कंडीशन शुरू में फास्ट बॉलर को हेल्प करने वाली जरूर है, लेकिन इस विकेट के बाउंस को आप शुरुआत में जितना ट्रस्ट कर सकते हैं उतना बाद में नहीं कर पाएंगे। जिस तरह के ग्रास पैचेस हैं और बॉल पहले दिन पर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर रही है, उतना ज़्यादा मूवमेंट या उस तरह की चीज़ भले ही ना देखने को मिली हो, लेकिन बॉल ने थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है वो रह के जरूर दिखाया हुआ है। इसलिए ऋषभ पंत उनका इस टाइम पर, इस स्टेज पर बल्लेबाजी करना और इंडिया का 450 के ऊपर रन बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं तो कहूँगा कि इंडिया 500 रन एम करे, जिससे इंडिया बहुत दूर है। अभी 4 विकेट गिर चुके हैं। हालांकि शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा के बीच एक डिसेंट पार्टनरशिप बनती हुई दिख रही है, लेकिन कल नई गेंद आएगी। अब ये पार्टनरशिप आगे कैसे जाएगी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और इंडिया के लिए आज जो चीज़ नहीं हुई, वो आप अगर इंडिया का स्कोर कार्ड देखें और इंडियन बैट्समैन ने कितने कितने रन बनाए हैं उस पर आप नज़र डालें, तो सबसे पहले आप अगर यशस्वी जायसवाल को देखें, उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया, 58 रन बनाए, लेकिन वो पारी कन्वर्ट नहीं हो रही। और इस दौरे पर उनके साथ यही चीज़ हो रही है। उनकी जो क्वालिटी थी कि वो जब शुरुआत उनको अच्छी मिल जाती थी, अपनी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करते थे। 150, 160, 170, 200 उन्होंने इंडिया के लिए खूब रन्स किए हैं। बट इस सीरीज में 100 जरूर उन्होंने बनाया, बट बाकी जो उनको स्टार्ट मिले हैं वो कन्वर्ट नहीं हुए।
इस मैच में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, पेशेंस के साथ बल्लेबाजी की, और यही आप चाहते हैं कि बाय द टाइम आप सीखें। पिछले मैच में जो उन्होंने गलती की थी शॉर्ट पिच बॉल के खिलाफ, जिस तरह का पुल शॉट खेला था, आज बेटर कंट्रोल में दिखे। लेकिन एक अच्छी गेंद थी शायद जिसको उन्होंने जज नहीं किया, बाहर की तरफ निकल गई और उनका आउटसाइड लेके उनको आउट करके गई। बट इंपॉर्टेंट क्या है ना, स्टार्ट मिला, कन्वर्ट नहीं किया। अच्छा, एक प्लेयर को स्टार्ट मिले कन्वर्ट ना करे तो प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी पारी में अगर एक से ज्यादा 2-3 प्लेयर अगर इस तरह की गलती करें तो फिर आपकी टीम मुश्किल में आती है। उसके अलावा आप देखिए, एक स्टार्ट केएल राहुल को भी मिला है, 46 रन उन्होंने भी किए हैं, उन्होंने भी स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं किया। तो ये स्टार्ट कन्वर्ट ना करना इंडिया के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है आगे। आप पिछला टेस्ट मैच याद करिए जो इंडिया ने जीता था, वहां पर शुभमन गिल ने कितने रन बना दिए? 270 रन बना दिए पहली पारी में, दूसरी पारी में 165 रन बना दिए। क्रिकेट के इस गेम में वैसे आप सोचो कि हर प्लेयर आपके लिए 50-50 रन बना दे तो आप 500 रन बना देंगे, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। आप एक बल्लेबाज को जब बड़ी पारी खेलते हुए देखते हैं और उसके अराउंड में बैटिंग जो है वो बिल्ड हो जाती है। तो इंडिया की इस इनिंग में अभी तक जो चीज़ मिसिंग है ना, वो बड़ी पारी, बड़ा 100 कौन बनाएगा जो आपको इस स्कोर को 500 तक लेके जा सकता है। और अगर इंडिया को 500 के स्कोर तक जाना है तो वो सेंचुरी अभी डिमांड है। साई सुदर्शन ने एक अच्छी पारी खेली और टेस्ट क्रिकेट में उनकी दोबारा से वापसी हुई। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कोच साहब से कि साई सुदर्शन पहले मैच के बाद ड्रॉप क्यों हुए थे? अगर साई सुदर्शन पे आपको वापस आना था तो उस मैच के बाद ड्रॉप क्यों किया गया था? ये हर मैच के साथ डिसीजन मेकिंग कैसे चेंज होती है और जजमेंट कैसे चेंज होती है कि आपने पहले मैच के बाद करुण नायर को खिला लिया 3 नंबर, फिर 2 मैच के बाद आपने करुण नायर को ड्रॉप करके साई सुदर्शन को, और अगर यही साई सुदर्शन को आपने पहले टेस्ट मैच के बाद कंटिन्यू किया होता तो शायद आज वो उस स्टेज में होते जहां पर आपने आज देखा कि रन उन्होंने जरूर किए, एक चांस भी उनको मिला, बट जो एक नर्वस एनर्जी होती है ना, प्लेयर पहला दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा होता है तो एक होता है प्लेयर में जो बटरफ्लाइज होती हैं या थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, वो चीज़ आपको उनकी बल्लेबाजी में ज़रूर देखने को मिली। और स्पेशली बेन स्टोक्स के खिलाफ उनका जिस तरह का साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है, 2 बार उन्होंने पहले आउट किया, अब यहाँ पर भी तीसरी पारी में भी बेन स्टोक्स ने उनको आउट किया, और लोग बात कर रहे हैं कि उनका डाउन द साइड जो है वहाँ पर उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, हेड फॉल करता है, बहुत सारी चीज़ें बात हो रही है। बट आई थिंक इट्स मोर देन टेक्निकल चीज़ जो है वो साइकोलॉजिकल, जैसे किसी किसी गेंदबाज का एक एज हो जाता है किसी बैट्समैन के खिलाफ, तो उस तरह की चीज़ यहाँ पर बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आप अगर देखो तो कहने के लिए डाउन द लेग उनके 3 गेंदें गई हैं, पिछले मैच की 2, इस मैच की 1 जो कैच छोड़ दिया वहां पर, बट तीनों गेंदें खेलने का तरीका और बैट्समैन की पोजीशन अगर आप देखेंगे वो आपको डिफरेंट नजर आएगी। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये वाला शॉट या फ्लिक करना उनकी कमजोरी है या इस लाइन की गेंद वो आसानी से खेल नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, बेन स्टोक्स जिस तरह से उनको सेटअप कर रहे हैं और सरप्राइज करते हैं उस लेंथ या उस लाइन की गेंद के साथ। क्योंकि आप अगर उस गेंद के आने से पहले की कुछ गेंदें देखें आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जिस तरह से बेन स्टोक्स ने पहले उनको पकाया और फिर सडनली गेंद दी। अच्छा, उनका क्या है कि लेग साइड पर बॉल जाती है तो वो खेलते जरूर हैं, ये उनकी टेंडेंसी है। अदरवाइज आप देखो कि इतना बाहर की गेंद तो आप बहुत इजीली छोड़ सकते हैं, बट उनका एक हैबिट में है ये चीज़ कि वो उस वाली गेंद को छोड़ते जरूर हैं, तो वो चीज़ है। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि 61 रन का अच्छा कंट्रीब्यूशन, और इंडिया ने देर से ही सही बाद में ही सही लेके आए हैं अपना नंबर 3 जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है उसको वापस लेके आ गए हैं, और उनके बल्ले से जो 61 रन की पारी निकली है वो उनको कॉन्फिडेंस जरूर देगी। बिकॉज जब एक बारी रन बनने लगेंगे तो ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत जल्दी इनसे वो ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में वो सॉलिडिटी है, स्टेबिलिटी है, और जिस तरह से उन्होंने ग्राइंड करके बल्लेबाजी की वो भी एक क्वालिटी उनकी बल्लेबाजी की दिखाता है। इंडिया ने पहला सेशन बहुत अच्छा खेला। आई थिंक जिस तरह की कंडीशंस थी उसके हिसाब से आप देखो इंडिया ने इस पूरी सीरीज में नई गेंद स्पेशली ओपनर्स ने बहुत अच्छी संभाली है। उसमें केएल राहुल को उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन ओपनर्स ने वो फाउंडेशन बना के दी है इस सीरीज में मिडिल ऑर्डर को। और जब मिडिल ऑर्डर ने बड़ा स्कोर किया तो आपने देखा इंडियन टीम बड़ा स्कोर कर रही थी। मैं शुभमन गिल की बात कर रहा हूँ कि जब उधर स्टार्ट मिला था, शुभमन ने स्कोर किया तो इंडिया ने बड़े बड़े स्कोर बनाए। अभी
3 पारियों से शुभमन रन नहीं कर रहे तो इंडिया की टीम थोड़ा सा फंसती हुई नजर आ रही है। अब शुभमन नहीं कर रहे तो ऋषभ करें या कोई और बल्लेबाज करे, सो दैट आप एक कंफर्टेबल टोटल तक पहुंच जाएं। तो इंडिया जो स्टार्ट्स मिले हैं, एक तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, और अभी की सिचुएशन से आप देखें इंडिया की टीम, जडेजा बल्लेबाजी कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और दूसरी नई गेंद अभी लेना बाकी है क्योंकि बैड लाइट की वजह से वो ली नहीं गई। स्पिनर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। तो कल के दिन पहला सेशन थोड़ा बहुत, जिस तरह का मौसम रहा है, ठंडक भी रहती है हवा में, तो नई गेंद उस टाइम पर ली जाएगी। मुझे लगता है कि ज़्यादा चैलेंज होंगे ये दोनों बल्लेबाज। बट जडेजा की तारीफ यहाँ पर करनी पड़ेगी क्योंकि जडेजा इस सीरीज में बहुत ही सॉलिड दिखे हैं। मतलब उनके डिफेंस को ब्रीच करना इंग्लिश बॉलर्स के बस की बात नहीं लग रही। और जितना शायद टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है, उतना ही जडेजा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। और इस बार आप देखिए कि इंडिया की बैटिंग यूनिट एक यूनिट की तरह परफॉर्म कर रही है। आप एक आधा प्लेयर जैसे छोड़ दे, करुण नायर ने लंबे रन नहीं किए थे तो वो एक सवाल आप लगा सकते थे कि यार ये बैट्समैन रन नहीं कर रहा। बट अदरवाइज आप टॉप 7 में देखें तो आपके जो 6-7 बल्लेबाज हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो स्कोर कर रहे थे। चाहे टॉप ऑर्डर में केएल राहुल हों, यशस्वी जायसवाल, आपको लगेगा कि स्टैंडर्ड के हिसाब से सीरीज नहीं गई, बट स्टिल उन्होंने भी इस सीरीज में मेरे ख्याल से 300 के आसपास रन जो है वो ले दे के अभी कर दिए हैं ऑलरेडी। केएल राहुल ने ऑलरेडी किए हुए हैं। उसके बाद शुभमन तो पहले ही 2 मैच में उन्होंने 500-600 रन बना दिए थे। फिर ऋषभ पंत ऑलरेडी 2 सेंचुरी बना चुके थे पहले ही मैच में। उसके अलावा जडेजा तो लगातार 4 हाफ सेंचुरी बना के आ रहे हैं, और इस मैच में आप देखिए कितना बल्लेबाजी और आगे करेंगे वो डिपेंड करता है। और बाकी ऑलराउंडर्स आपके खेल रहे थे। बट एक और पूछने वाली चीज़ है कि वाशिंगटन सुंदर एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बट वो इस नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए क्यों नहीं आए जहां पर शार्दुल ठाकुर को भेजा गया। बट आई थिंक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में तो ये ठीक है, बट आप शार्दुल ठाकुर को क्या नीतीश कुमार रेड्डी का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट समझते हैं कि वो बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर सिमिलर कैटेगरी में। बट देखो शार्दुल ठाकुर की एक चीज़ है, उन्होंने काफ़ी रन बनाए हैं इस बार रणजी ट्रॉफी में, और इंडियन टीम के गेंदबाजों के खिलाफ इंट्रा स्क्वाड गेम में उन्होंने 100 भी बनाया था। तो बल्लेबाजी वो कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप ऊपर बल्लेबाजी किसको करवाना चाहते हैं? जो आपका बेटर बैट्समैन है, जिसके पास बेटर टेक्निक है, बेटर टेम्परामेंट है, ज़्यादा लंबी पारी खेल सकता है। बिकॉज अब यहाँ से क्या है ना कि शार्दुल ठाकुर कल बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, नई गेंद सामने होगी, वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और विकेट का मतलब विकेट है कि चाहे वो शार्दुल ठाकुर का विकेट हो, चाहे वाशिंगटन सुंदर का विकेट हो, या किसी का विकेट हो, टेल की बात अलग हो जाती है। बट जिनको आप एटलीस्ट एज ए ऑलराउंडर काउंट करके चल रहे हैं, जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो डिसीजन जरूर इन क्वेश्चन रह सकता है। बट यहाँ से एक चीज़ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, कल अगर नई गेंद आप अच्छी खेल जाते हैं और जडेजा और शार्दुल वहाँ पर संभाल गए, तो इंडिया को एम करना है कम से कम आप 450 प्लस बनाएं। यहाँ पर तीसरी पारी चौथी पारी आसान नहीं होगी। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर तीसरी पारी और चौथी पारी में आप उतने ज़्यादा रन बना पाएंगे। जिस तरह से ये विकेट पर ग्रास पैचेस हैं एंड अप्स एंड डाउन्स चीज़ें दिख रही हैं, वो विकेट आपको चौथी पारी में उतना, तीसरी पारी में भी इवन उतना आसान नहीं दिखेगा कि आप आसानी से इस विकेट पर स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऋषभ पंत आके कितनी बल्लेबाजी करेंगे, कैसे करेंगे, कितने रन और ऐड करेंगे, उस पर ही सारी कहानी इंडिया की पहली पारी की डिपेंड करती है। दूसरी पारी तो बात की बात है कि पहले आप बोर्ड पे स्कोर कितना लगाते हैं, फिर आके गेंदबाजों को उसके हिसाब से गेंदबाजी करनी है। क्योंकि जितने रन आप बनाएंगे उसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर सामने वाली टीम पर, आपकी स्ट्रैटेजी पर भी पड़ता है कि आपने ज़्यादा रन बनाए तो आप ज़्यादा अटैकिंग फील्ड ले सकते हैं, ज़्यादा अटैकिंग स्ट्रैटेजी आप लेके आ सकते हैं। आप कम रन बनाएंगे तो फिर आपके हाथ बन जाते हैं। ये कुछ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग भी बताइए, अभी तक इंडिया के लिए दिन तो पहला बिल्कुल इंडियन टीम के नाम रहा है, लेकिन इस टेस्ट मैच में इंडिया ने शुरुआती दिन अक्सर जीते हैं, बट वो क्रंच मूवमेंट और क्रंच दिन जीतना इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मुझे लगा कि मूवमेंट इंग्लैंड खास करके सेकेंड सेशन में वो बाजी मार गई, और ऋषभ पंत का बाहर जाना ये एक बहुत क्रूशल मूवमेंट इस गेम में हो सकता है अगर इंडिया के बाकी बल्लेबाजों ने स्कोर नहीं किया। दैट्स इट, थैंक यू।